लास्ट क्लास में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको कराया था। आसान सा टॉपिक था जिसमें मैंने नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था नॉर्मल स्ट्रेस जितना ज्यादा आएगा लगाओगे आप किसी बॉडी के ऊपर तो उसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी क्या उतना ही प्रोपोर्शनलिटी से इनडायरेक्टली हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था जिसको हमने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम दिया था। फिर हमने फॉर्मूले को देखा था कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो चेंज इन वॉल्यूम के इनवर्सली आ रहा था, यानी जिसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा चेंज होता है उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, कम था। और जिसके वॉल्यूम में कम चेंज होता था उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था भैया, ठीक है भैया, कम होता था। सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम चेंज होता है इसलिए उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, सबसे ज्यादा था। और गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज होता है इसलिए उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम था। फिर मैंने कंप्रेसिबिलिटी का टॉपिक का नाम बताया। कंप्रेसिबिलिटी क्या था भैया, कंप्रेस होने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं भैया, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। सबसे ज्यादा कौन कंप्रेस हो सकता है, गैस। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी थी, गैस की। तो बल्क मॉडुलस सबसे कम था उसका, यानी कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के उल्टा थे। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला लिखा था मैंने, कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू 1 बाय में बल्क मॉडुलस, है ना। और हमने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी चेंज इन वॉल्यूम के डायरेक्टली थी, यानी जिसका वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा हुआ करती थी क्योंकि उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा चेंज होता था, ठीक है। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती थी क्योंकि उसका वॉल्यूम सबसे कम चेंज होता है। इसके बाद 3-4 न्यूमेरिकल कराए थे, एक आईआईटी का था, 2 नॉर्मल, एक एनसीईआरटी का था और एक उसका था, ठीक है भैया। तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप, ठीक है भैया, जिसका नाम है शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, शेयरिंग। इसमें हम किस तरीके से फोर्स लगाते हैं, कहां पे फोर्स लगाते हैं, इसका ध्यान रखना। टॉपिक का नाम है भैया शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल जी से लिखते थे इसको, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसमें क्या करते थे, ये हमारा एक क्यूबॉइड होता था ऐसा। इसके बॉटम को हम क्या करते थे, फिक्स कर देते थे, ठीक है। ठीक है, कर दिया, चलो ठीक है। ये बॉटम फिक्स कर दिया, मतलब ये आगे मूव नहीं कर सकता। अब ये आगे अगर आप फोर्स लगाओगे तो जो बॉडी मूव नहीं कर सकती वो डिफॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अगर बॉडी चल सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है, तो आपके लगाया गया फोर्स बॉडी को शेप को नहीं चेंज करेगा, उसको मूव करा देगा, है ना। लेकिन अगर आप बॉडी को फिक्स कर दोगे और फोर्स लगाओगे तो बॉडी मूव तो नहीं कर पा रही, लेकिन उस फोर्स का यूटिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी की शेप को चेंज करने में। तो यहां पर जैसे ही आपने इसकी सरफेस पे इस तरीके का फोर्स लगाया, सरफेस के, इसे कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या कहते हैं इसे, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो आपका जो ये ए पॉइंट था कहां चला गया, ए डैश पर। और जो आपका बी पॉइंट था वो कहां चला गया, पी डैश पर, ठीक है। समझ गया, कितना एंगल का चेंज आया यहाँ पे, थीटा। और ए डैश के बीच की दूरी कितनी है, डेल्टा एल, ठीक है भैया। और ये साइड क्या है, एल, ठीक है। समझ गया। तो कहता है भैया ये भी एल ही था, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना लगा देंगे, यहाँ पे स्ट्रेस होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस लगा है, अच्छा इस वाले जो ये फेस है ना, ये फेस ए से बी का एरिया ऑफ ए बी, ए बी जो ए बी, ए से लेके बी तक का जो एरिया था ना वो क्या था, स्मॉल ए था, क्या था। और यहां पर जो टेंजेंशियल फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स है जो इस सरफेस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स कितना है, एफ है। तो यहां पर जो टेंजेंशियल फोर्स है जो इस एरिया पे लग रहा है, जिसका एरिया कितना है, स्मॉल ए, तो यहां पर जो टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, वो कितना होगा, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। और यहां पर जो स्ट्रेन आया है, स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन आया है, शेयरिंग स्ट्रेन। क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन,
जो शेयरिंग स्ट्रेन आया वो कितना है भैया, चेंज इन लेंथ कितना चेंज आया डेल्टा, और ओरिजिनल क्या थी, तो उसको हमने लिख दिया डेल्टा एल अपॉन में एल। अच्छा अगर आप इस देखोगे इस ट्राइंगल में भी अगर आप डेल्टा देखते हो तो डेल्टा एल अपॉन में एल क्या है भैया, डेल्टा एल क्या है पर इस ट्राइंगल का, ये परपेंडिकुलर है और एल क्या है बेस है, तो इसको हम क्या लिखते हैं tan थीटा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया है, ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि आपका जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, शेयरिंग स्ट्रेन के, नहीं डेल्टा एल अपॉन में एल, और एफ ए इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, ठीक है, tan थीटा के डायरेक्टली होगा। तो हम इसे यहां पे लिख देंगे एफ ए इज इक्वल्स टू जी, जी क्या है शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, वो क्या होगा डेल्टा एल अपॉन में एल। तो आप देखोगे जी इक्वल्स में क्या आएगा एफ एल डेल्टा एल इंटू में एरिया। तो ये कुछ आपका यंग मॉडुलस जैसा आ रहा है, लेकिन ये यंग मॉडुलस नहीं है। यहां पर एफ क्या है टेंजेंशियल फोर्स है, एल क्या है लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा एल क्या है जो शिफ्ट हुआ है ए से ए डैश में जो चेंज आया है ना, और ए क्या है जिस सरफेस पर आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है उस सरफेस पे, ठीक है, इस पे लग रहा है ना, तो इसका एरिया की बात हो रही है, इसका एरिया कितना है स्मॉल है, ठीक है, तो ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन। वैलिड इसके लिए, वैलिड ओनली फॉर किसके लिए होना चाहिए बताइए आप, किसको कर सकते हो आप शिफ्ट, सॉलिड को कर सकते हो, ठीक है, तो किसके लिए वैलिड है ओनली फॉर सॉलिड, केवल ये शेयरिंग मॉडुलस किसके लिए पढ़ा जाता है सॉलिड के लिए, ठीक है। अच्छा कुछ बातें देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, बाद में न्यूमेरिकल कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बात लिखी गई है, कह रहा है अच्छा यहाँ पे शेयरिंग मॉडुलस को इन्होंने ना दूसरे सिंबल से दिखाया है, तो समझ जाना, हमने जी से दिखाया है, इसने किससे दिखाया है ईटा से दिखाया है, ठीक है। तो लिखा है शेयरिंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल स्मॉलर देन, किसी भी मटेरियल का अगर आप यंग मॉडुलस यानी खींच करके लंबा करने का लिए जो आप देखोगे, याद है ना यंग मॉडुलस में क्या करते थे चीजों की लंबाई को बढ़ाते थे, शेयरिंग मॉडुलस में हम टेंजेंशियल फोर्स लगा करके शिफ्ट कर रहे हैं, बॉटम वाले फेस से टॉप वाले फेस को डिस्प्लेस कर रहे हैं। देखो क्या किया हमने, ये क्या बॉटम फेस है, पहले दोनों साथ में थे ना, हमने फोर्स लगा कर कहां कर दिया इधर कर दिया, तो शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पे शिफ्ट करना, शेयरिंग में क्या होता है फेस को शिफ्ट करना है, बॉटम फेस वहीं पर है, टॉप कितनी दूर तक आप शिफ्ट कर सकते हो शेयरिंग में। लेकिन यंग मॉडुलस में हम क्या करते थे लंबाई को उसको वायर को खींचते थे, उसकी लेंथ को चेंज करते थे। तो ये कह रहा है कि शेयरिंग मॉडुलस जो होता है वो यंग मॉडुलस से क्या होता है कम होता है, मतलब समझे, मतलब का ये हो गया कि अगर आप किसी को शिफ्ट करा रहे हो डेल्टा एल, ठीक है, और अगर आप किसी को खींच रहे हो डेल्टा एल तक, यहां पे शिफ्ट कितना करा रहे हो डेल्टा एल, ए को ए डैश पे पहुंचा दिया, कितना शिफ्ट हुआ डेल्टा एल। अगर इतनी आप यंग मॉडुलस लगा दो इसमें, मतलब खींच करके लेंथ को बढ़ा दो, तो आप देखोगे कि लंबाई आसानी से रिटेन हो जाती है, क्योंकि उस केस में यंग मॉडुलस क्या होता है ज्यादा होता है, यंग मॉडुलस ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो भैया चीजें अपने आप को रिस्टोर ज्यादा करेंगी। तो ये ध्यान रखना यंग मॉडुलस ज्यादा होने का मतलब है कि अगर आपने किसी भी चीज को डेल्टा एल खींचा या किसी भी चीज को डेल्टा एल शिफ्ट किया, तो जिस केस में आपने खींचा उसको डेल्टा एल वो आसानी से रिटेन हो सकता है, शिफ्ट किया हुआ आसानी से रिटेन नहीं हो पाता, क्योंकि यंग मॉडुलस इज ग्रेटर देन शेयरिंग मॉडुलस। समझ में एक बात नहीं आई, इस चीज को ध्यान रखना। तो यंग मॉडुलस ग्रेटर देन, और आपको बता दो यंग मॉडुलस जो होता है वो शेयरिंग मॉडुलस से 3 गुना ज्यादा होता है। इसका मतलब कि भैया कोई चीज डेल्टा एल खींचोगे ना तो 3 गुना ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएगी। अगर आप किसी चीज को शिफ्ट कर रहे हो 3 डेल्टा एल और किसी चीज को खींच रहे हो डेल्टा एल, तो आप देखोगे कि डेल्टा एल जहां पे आपने खींचा है वो शिफ्ट करने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रिटेन होगा, वापसी उसी शेप में 3 गुना ज्यादा आएगा। मान लीजिए आपने डेल्टा एल खींचा, ठीक है, और डेल्टा एल शिफ्ट किया, तो अगर आप देखोगे डेल्टा एल की वैल्यू शिफ्ट में रिटेन करने के बाद भी 3 मिलीमीटर रहेगी, तो यंग मॉडुलस में कितनी मिलीमीटर रहेगी
केवल 1 मिलीमीटर ही रह पाएगी, मतलब वो उससे ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएगा। ठीक है, चलो इस चीज को ध्यान रखना भैया, बहुत इंफॉर्मेटिव बात है। यहां पे लिखा हुआ है दिस शोज दैट, ये देखना, दिस शोज दैट इट इज इजियर स्लाइड लेयर एंड ऑफ द एटम ऑफ सॉलिड ओवर द अनदर देन दी पुल देम अपार्ट फ्रॉम स्क्वीज देम और क्लोज टू इट एज। देख क्या कह रहा है भैया, होता है इसका मतलब केवल यही हुआ कि किसी चीज को स्लाइड कराना आसान होता है, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से चेंज हो जाता है, क्योंकि शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है, कम होता है। यंग मॉडुलस ज्यादा होता है, इसलिए इसको स्क्वीज करना यानी पास पास में लाना या उसको खींचना ये मुश्किल होता है, क्योंकि यंग मॉडुलस क्या होता है, ज्यादा होता है। जो ज्यादा होगा, यंग मॉडुलस अगर ज्यादा है तो लेंथ को चेंज कर पाना मुश्किल होगा, और शेयरिंग मॉडुलस अगर कम है तो उसको कर पाना क्या होगा, आसान होगा। समझ में बात नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, कुछ मटेरियल का जिनका यंग मॉडुलस भी पीछे वाली टेबल में मैंने आपको बताया था, उन्हीं मटेरियल का शेयरिंग मॉडुलस दे रखा, तो आप कंपेयर करोगे तो ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो उनसे क्या होंगी, 3 गुना कम रहेंगी। ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, आपको 3 गुना कम मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयरिंग मॉडुलस यंग मॉडुलस से क्या होता है, 3 गुना कम होता है। ठीक है भैया, यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई है, लिखा इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ऑल बॉडीज बिकम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विद टाइम। ठीक है, कह रहा है कि भैया जैसे मान लीजिए कोई इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ऑल बॉडीज बिकम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विद टाइम। देखिए जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, अच्छा आपको पता है कि हमने जो लोहे का पुल है देखा है, जहाँ पे गाड़ी वाड़ी चलती है, लोहे रेलगाड़ी, लोहे का पुल अलग से ही नाम है उसका, उसको आप रिटायर घोषित कर दिया। क्यों किया, अब भी चलती गाड़ी, लेकिन आज से 30 साल पहले उसको क्या दिया था कि खतरे से खाली नहीं है, ये इंडिया है तो यहाँ पे तो काम चलता ही रहता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल हम करते रहेंगे। क्यों किया था, क्योंकि वो था तो इलास्टिक, लेकिन बार बार टाइम के साथ हमने यूज कर करके समझ गया, अब उसके अंदर क्या आ गया, प्लास्टिक नेचर आ गया। क्या हो गया, अब उसकी लेंथ बढ़ती रह रही है, उसके बेंट हो रहा है, बेंट हो रहा है मतलब उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज को हम क्या कहते हैं भैया, डिफॉर्मेशन। उसके अंदर अब डिफॉर्मेशन लगातार क्या होगा, यानी किसी इलास्टिक चीज को जो कि अपने आप को पूरी तरह से रिटेन कर पा रही थी, अगर काफी लंबे टाइम तक आप उसको इस्तेमाल करते रहोगे तो उसके अंदर कौन सा नेचर आएगा, प्लास्टिक नेचर। ठीक है भैया, तो इलास्टिक बॉडी बिकम प्लास्टिक बॉडी। ठीक है भैया, टाइम के साथ, समझिए भैया। अच्छा, इसको इलास्टिक फटिग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अभी जिसको मैच कोई क्रिकेट मैच देखता है तो उसमें एक ईशांत शर्मा ईशान किशन, वो भी कह रहा था मेरे को मेंटल फटीग हो गया, अब उसको परमानेंट बिठा दिया है कि तू मेंटली फटीग हो गया, तो थक गया, मतलब दिमागी रूप से इतनी क्रिकेट खेल ली कि थक गया, तब उसको परमानेंट बिठा दिया, अब उसे लेते ही नहीं टीम में। पता ना आपको, पहले ईशान किशन बहुत खेलता था टीम में, अब खेलता ही नहीं है, तो वो भी कहता है मेरे को मेंटल फटीग हो गया है, क्योंकि बार बार क्रिकेट खेल खेल के उसको लग रहा था कि भैया मैं तो इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मैं बार बार खेलूंगा, अगर मैं ये स्टेटमेंट भी देता हूँ तो मैं तो टीम में सिलेक्शन होगा मेरा, क्योंकि मेरे जैसा प्लेयर ही नहीं है, उसको ले ही नहीं रहा। ठीक है, जबकि वो वर्ल्ड कप में खेला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये नीचे लिखा ओनली एज ओनली सॉलिड हैव लेंथ एंड शेप। सॉलिड की आप लेंथ चेंज कर सकते हो और उसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। तो यंग मॉडुलस और शेयरिंग मॉडुलस किसके लिए वैलिड होंगे, केवल सॉलिड के लिए। तो लिखा हुआ है, यहीं पे लिखा हुआ है एज ओनली सॉलिड हैव लेंथ एंड शेप, यंग मॉडुलस एंड शेयरिंग मॉडुलस आर रेलेवेंट ओनली फॉर सॉलिड। ठीक है भैया, लेकिन हम वॉल्यूम किसका किसका चेंज कर सकते हैं, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैस का भी। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, तीनों के लिए ही वैलिड रहेगा। तो यहां लिखा हुआ है एज सॉलिड लिक्विड एंड गैस हैव वॉल्यूम इलास्टिकली, मतलब अपनी, ठीक है, ठीक है, बल्क मॉडुलस इज रिलेवेंट फॉर ऑल 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट के लिए वैलिड है। मेटल हैव लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस, मेटल की जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है वो क्या होती है भैया, बहुत ज्यादा होती है। फिर किसकी होगी, लिक्विड की तो होगी नहीं, गैस की होगी नहीं। ठीक है, मेटल हैव लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस देन द अलॉय इलास्टोमर। अलॉय जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल, किसी भी रेशियो में, ऐसा कोई फिक्स रेशियो नहीं, किसी भी रेशियो में अगर मेटल मिला दोगे तो उसे कहेंगे अलॉय। तो भैया सबसे ज्यादा आप देखोगे, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होता है, मेटल, उसके बाद अलॉय, और उसके बाद नॉन मेटल। नॉन मेटल वगैरह बहुत कम इलास्टिक होती है, जो देखा होगा आपने, ग्रेफाइट देखा होगा, नॉन मेटल है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसको ज्यादा आप देखने की आवश्यकता नहीं है, और लिखना भी मत ये वाली चीजों को। ठीक है, ध्यान रखना, केवल यही लिख लेना, लिखना। ठीक।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। मैंने सीधा सोल्यूशन लगा दिया क्योंकि भैया आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं है, तुच्छ सा क्वेश्चन है। कह रहा है भैया अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्यूब है एल्यूमिनियम का, और जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल, मतलब उसके ऊपर कौन सा एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। टेंजेंशियल फोर्स क्या लगाएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या आएगा, और उस टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से क्या आएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेन। ठीक है भैया। द टॉप फेस ऑफ द क्यूब इज शेयरिंग थ्रू अ, कितना शेयर कर गया? शिफ्ट कर गया 0.0, यानी डेल्टा एल की वैल्यू है क्या ये? ठीक है भैया। विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम, बॉटम के मुकाबले ऊपर वाला फेस इतना शिफ्ट कर गया, समझ गया? शेयर कर गया, शेयर कर गया मतलब आगे बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। फेस फाइंड द शेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल क्या है? रखा है 0.012, एल कितना रखा है? 4 सेंटीमीटर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया ये, आ गया। और शेयरिंग यहाँ पे रेडियन क्यों लगा दिया भैया? क्यों? क्योंकि भैया मैंने टेन थीटा के बराबर लिखा है। टेन थीटा, थीटा यहाँ पे लगता है तो आपको पता है या तो डिग्री लगाते हैं या फिर रेडियन लगाइए, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ये साइड है तो इसलिए हम रेडियन लगा रहे हैं, डिग्री लगा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन में कौन सा एरिया, जिस फेस पे लग रहा है। आपको पता है क्यूब का एक फेस क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड कितनी रखी? 4 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो 10⁻⁴ से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना। फिर तो भैया हमने क्या किया, एरिया अपने को पता है 16, 16 को इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, और आपने फोर्स जो लगा रखा है, कितना लगा रखा भैया? दे रखा है, नहीं दे रखा? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा क्या? क्या निकालना क्या? शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग फोर्स, दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भैया। अच्छा, ईटा दे रखा है आपको, ठीक है। तो अपने को पता है भैया, क्या पता है कि शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है? एफ ए, है ना, अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में, इसकी वैल्यू निकाल रखी है हमने। यहां रख दो, इसकी वैल्यू रखी है, यहां रख दो। आपको ये निकालना है, निकल आएगा, ऐसे निकल आएगा। डेल्टा एल अपॉन, सॉरी, एफ अपॉन में ए की वैल्यू क्या होगी? जी इंटू में डेल्टा एल अपॉन में, ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, आ गया। चलो, उसके बाद क्या कह रहा है? थर्ड, अब खत्म हो गया। ठीक है भैया, आप कुछ नहीं पूछ रहा, कर लोगे। अच्छा, फोर्स भी निकालना है, तो केवल फोर्स निकालना, तो आपको पता भी है शेयरिंग स्ट्रेस आ गया। शेयरिंग स्ट्रेस, तो हमें पता फोर्स क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेस इंटू में एरिया। यहां से आ गया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी का ही है, ये भी आसान है, इसलिए मैंने इसका भी सोल्यूशन डायरेक्ट लगा दिया है। क्या कह रहा है भैया? ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है स्क्वायर स्लैब, एक स्लैब है, किस शेप की है? स्क्वायर है। अच्छा, साइड कितनी है? 50 सेंटीमीटर, थिकनेस क्या? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब समझे, जो उसका फेज है, स्क्वायर स्लैब है, साइड कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, 50 सेंटीमीटर। और थिकनेस मतलब उसकी मोटाई क्या है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां लिखा है ऑन इट्स नैरो फेस, पतले वाले फेस की तरफ है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स नैरो फेस। ठीक है भैया। अच्छा, फोर्स की वैल्यू कितनी रखी है? 10⁴ द लोअर एज इज रिवेटेड, मतलब फिक्स कर दिया गया। नीचे वाले पार्ट को क्या किया है? फिक्स कर दिया गया है टू द फ्लोर, फ्लोर के साथ चिपका दिया गया है। ठीक है, हाउ मच अपर फेस डिस्प्लेस, ऊपर वाला फेस कितना, क्या निकालना है? डेल्टा एल। ठीक है भैया। इफ द शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रखा है आपको? 9 पास्कल। पास्कल तो प्रेशर की यूनिट होती है, लेकिन न्यूटन पर मीटर लगता है, तो उसको हमने पास्कल ही बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, अच्छा, लेंथ कितनी रखी है? इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। फोर्स दे रखा है आपको, ठीक है भैया, आपको ये भी दे रखा है। ठीक है, जब ये सारी चीजें दे रखी है तो हमें पता है कि, कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है? 50, और चौड़ाई कितनी है? तो जिस वाले फेस पे फोर्स लग रहा होगा,
उसका एरिया कितना है, लंबाई रखी है 50, चौड़ाई रखी है 10, तो एरिया कितना होगा 50 गुणे में 10। तो हमने एरिया निकाल दिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, 10⁻⁴ से क्या करो भैया, ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है भैया, फोर्स रखा है, बोला हाँ अभी ये रहा। तो हम निकाल लेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, क्या निकाल लेंगे यार, वो निकल आएगा डेल्टा एल अपॉन में एल की वैल्यू अपने को डेल्टा एल निकालना है, निकाल लोगे, कुछ भी नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा बता दूं, कुछ भी नहीं आ गया। चलो आगे बढ़ते भैया, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी भैया ये है सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का। पहली एप्लीकेशन की, अच्छा तो पहले कुछ सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू, ये छोड़ो पहले, सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। कुछ टर्म्स के बारे में हम बहुत ज्यादा सुनेंगे, जिसमें एक दो टर्म्स का मैंने जिक्र पहले कर दिया। ठीक है, पहले टर्म है यहां पर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक है क्या ये, देखिए भैया, जब आप किसी भी फोर्स, किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, और फोर्स लगा करके हटाते हो, तो बॉडी अपनी शेप को, साइज को रीगेन करती है। वो कितना कर पाती है और कितनी जल्दी कर पाती है, ये इस पे डिपेंड करता है कि भैया बॉडी कितनी इलास्टिक। अगर वो ज्यादा इलास्टिक होगी तो बॉडी अपनी शेप को जल्दी और ज्यादा रीगेन कर पाएगी, और बॉडी अगर कम इलास्टिक होगी तो बॉडी अपनी शेप को देर में और पूरी तरीके से रीगेन नहीं कर पाएगी। यही कहलाता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या कहलाता है, डिफॉर्म करने के बाद बॉडी अपने आप को रिफॉर्म कितना और कितनी देर में कर पा रही है, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट एक्चुअल में क्या है, टाइम है। क्या है ये, टाइम है, कितना टाइम ले रही है बॉडी को खुद को रिटेन करने में। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द बॉडी इज रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। सम बॉडी रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल स्टेट इमीडिएटली, तुरंत आ जाती है, लेकिन कुछ बॉडी ऐसा करने में कुछ वक्त लगाती है। द डिले इज इन द रिगेनिंग, जो टाइम लगता है बॉडी को खुद की शेप को रिगेन करने में, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या कहते हैं, तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है क्या, टाइम है। क्या है, बॉडी को, बॉडी को रीगेन करने के लिए, रीगेन करने के लिए, कोई दिक्कत तो मिला, इसे कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। चलो अगला भी एक वर्ड का नाम इस्तेमाल किया मैंने, इलास्टिक फटीग। क्या था, देखते क्या भैया, इलास्टिक फटीग कह रहा है कि भैया किसी भी इलास्टिक बॉडी के ऊपर बार बार फोर्स लगाओ, बार बार फोर्स लगाओ, कुछ वक्त बाद क्या होता है भैया, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, हो जाती है। ठीक है भैया, उसके अंदर प्लास्टिक नेचर है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक एग्जाम्पल आपको बताया था भैया, लोहे का पुल भैया, पहले इलास्टिक था, गाड़ी कितनी भारी जाती थी, वो गाड़ी जाने के बाद अपने आप को रिफॉर्म कर लेता था पूरी तरह से, लेकिन अब उसको बार बार यूज करने के बाद क्या होता है भैया, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक फटीग। तो लिखा हुआ है, इलास्टिक फटीग इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कॉज ड्यू टू द रिपीटेड अल्टरनेटिंग स्ट्रेन। ठीक है भैया, बार बार स्ट्रेन देने से उसके अंदर क्या होता है भैया, परमानेंटली क्या आता है भैया, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसके अंदर परमानेंटली स्ट्रेन आने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलास्टिक फटीग कहते हैं। ठीक है, अगला है भैया एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी केवल एक एप्लीकेशन कराऊंगा क्योंकि अगली एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ, वो थोड़ा फ्री होके करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में। पहली एप्लीकेशन है, आपने सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम सुना है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आपको बता दूं K2 जो होता है ना, K2, K2 सुना है, ठीक है, K2 भी एक ऊंचा पहाड़ है, और अगर आप स्पेस से देखोगे तो K2 माउंट एवरेस्ट के मुकाबले ऊंचा दिखता है।
स्पेस से देखोगे, लेकिन एक्चुअल हाइट क्या है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो क्या है, कितनी है बता आपको, 8.5 किलोमीटर के आसपास है। 8.5 किलोमीटर के आसपास है जमीन से, यानी यहां से लेके कश्मीरी गेट तक कितना ऊंचा है, कश्मीरी गेट 8.5 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, ठीक है, उससे भी थोड़ा सा दूर है। अगर स्ट्रेट लाइन में देखूं, ऐसे स्ट्रेट लाइन देखते हैं हाइट तो, है ना, तो ये कश्मीरी गेट से भी क्या चांदनी चौक पहुंच जाएगा। तो यहां से लेकर चांदनी चौक कितना ऊंचा है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो भैया कह रहा है कि हमारी धरती पर मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, पहाड़ की मैक्सिमम हाइट धरती पे कितनी हो सकती है। तो भैया पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना स्ट्रेस झेल सकती है पर यूनिट एरिया पर, ठीक है भैया, इस पे डिपेंड करता है। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास आता है कि धरती पर जो सबसे ऊंचा अगर माउंट एवरेस्ट पहाड़ होता तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होती, 10 किलोमीटर। उससे ज्यादा का जो होता पहाड़ जो होता वो सरफेस पे टिक नहीं पाता, धंस जाता नीचे, ठीक है भैया। तो मैक्सिमम हाइट, लेकिन अभी हमारी ये एप्लीकेशन, ये तीसरी एप्लीकेशन है, हम पहली एप्लीकेशन की बात करेंगे। आपने क्रेन देखी, क्रेन, क्रेन अलग अलग लोड उठाती है, और आपने देखा क्रेन जो बड़ी क्रेन होती है उसमें 4-5 रकम की वायर होती है, थोड़ी पतली भी होती है, मोटी भी होती है, जिस हिसाब से आपको लोड उठाना है उस हिसाब से आप वायर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है भैया। हैवी क्रेन भारी वजन उठाने के लिए मोटा तार होता है, और हल्का वजन उठाने के लिए पतला तार होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लोड उठा रहे हो, ठीक है भैया। आपको बता दूं, स्टील का वायर होता है, और स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल समझते हो, जब तक उसकी लेंथ में चेंज ना आए, ठीक है भैया, वो 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ कितना है पता है आपको, कितना है बताओ जरा मुझे, 3 × 10⁸ न्यूटन कितना है, अब 3 × 10⁸ न्यूटन कितना है बताओ, 30 करोड़ न्यूटन, ठीक है। ये कितना है, 30 करोड़ न्यूटन। अगर आप किसी भी एक एक मीटर स्क्वायर का एरिया, ये जो इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इसका एरिया आप 1 मीटर स्क्वायर कर दोगे, 1 मीटर स्क्वायर मतलब कि इतना हो जाएगा पूरा का पूरा, इतना ही हो जाएगा। तो ये अगर स्टील की वायर है तो ये करीबन नहीं तो 30 करोड़ न्यूटन वजन उठा लेगी एक साथ, ठीक है, 30 करोड़ न्यूटन का वजन उठा सकती है। तो हमें पता लग गया इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, 30 करोड़ न्यूटन, ठीक है भैया। आप उस गाड़ी का भी लोड जानते हैं जिसको आपको उठाना है, तो आप वहां से आप रेडियस निकाल सकते हो कि आप किस तरह के लोड को उठाने के लिए कितने मोटे वायर का इस्तेमाल करोगे। तो यही आपकी पहली एप्लीकेशन की, क्रेन जो होती है वो जब लोड उठाती है तो लोड उठाते वक्त किस तरह के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भैया। ये डिपेंड करता है उस लोड पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बनता है स्टील का, कॉपर का बनता है क्या, तांबे का बनता है क्या, किसका बनता है, स्टील का, क्योंकि स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है, आप कितना भी फोर्स लगा दोगे उसकी लेंथ में चेंज नहीं आने वाला। तो भैया यही है आपकी पहली एप्लीकेशन और आज का आखिरी टॉपिक, ठीक है भैया। क्या है कि द थिकनेस ऑफ मेटेलिक रोप यूज्ड इन क्रेन टू लिफ्ट हैवी लोड इज डिसाइड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब कहां तक सेफ्टी रहेगी आपकी, ठीक है भैया। चलो यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए आप एक एग्जांपल रखा है, ठीक है, आप भी अपने आप से एग्जांपल सुनो, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जांपल लो। लिखा हुआ है कि आपको कितना वजन उठाना है, 10,000 किलो का वजन उठाना है। कितना उठाना है, 10,000 किलो का वजन उठाना है। 10,000 किलो मतलब कि 1 लाख न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 लाख न्यूटन हो गया। रोप यूजुअली डिजाइन और सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर कितना है, 10। और ये देखिए सेफ्टी फैक्टर जो होता है ना वो मल्टीप्लाई होने वाला फैक्टर है। हर मटेरियल के लिए सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है, लिखा होता है। बाइक के ऊपर भी लिखता है सेफ्टी फैक्टर इतना है, ठीक है। आप जानोगे सेफ्टी फैक्टर मतलब कि ये सुरक्षित है, जितने ज्यादा फैक्टर होगा उतने ज्यादा क्या होगा, सुरक्षित होगा। जितना कम फैक्टर होगा ये उतना ही वो क्या होगा, कम सुरक्षित होगा, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर आपका ये रखा है, शुड बी ब्रेक इवन व्हेन द लोड कितना है भैया, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर को आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना,
तो भैया अगर आपका लोड कितना है 10 की पावर 4 और सेफ्टी फैक्टर रखा है 4, तो इसका मतलब वो इतने वजन का 4 गुना ज्यादा उठा पाएगा। सेफ्टी फैक्टर 5 है, नींद आ रही है? ठीक है। हाँ, चश्मा नहीं है? चश्मा लगाए क्या? चल, आवाज तो सुन रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि भैया अगर मान लीजिए सेफ्टी फैक्टर 10 है, तो ये मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है? 10 की पावर 5। सेफ्टी फैक्टर 5 है, तो कितना वजन उठा लेगा मैक्सिमम? जितना सेफ्टी फैक्टर होता है, इसका मतलब उतने टाइम्स आप इससे वजन उठा सकते हो। समझ गया? सेफ्टी फैक्टर जितना कम रहेगा, आप उतना ज्यादा रिस्क रहेगा हाई वजन उठाने के लिए। समझ गए? तो यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर कितने देर करने? 10। तो इसका मतलब आप 10 की पावर 4 से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हो, यानी 10 की पावर 5 उठा सकते हो वजन। ठीक है, समझ गया? चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें पता लग गया इतना वजन हम उठा सकते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम जानते हैं स्टील की कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8। 3 गुणे 10 की पावर 7 लिखा हुआ, लेकिन वो 30 है, ध्यान रखना। ठीक है भैया। तो हमें पता लग गया अल्टीमेट स्ट्रेस इतना है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में क्या फोर्स क्या होगा? एम जी। एम क्या है? मास। कितना मास उठा सकते हो आप इससे? जी कितना है? 10 या 9.8 ले लो। एरिया कौन सा एरिया होता है? क्रॉस सेक्शन। कैसा होता है क्रॉस सेक्शन? सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर। ये आर क्या है? रेडियस। क्या है? किसकी रेडियस? जो वायर आप यूज कर रहे हो उठाने के लिए। ठीक है। तो हमें ये भी पता लग गया कि पता ही है, पाई ये पता है, आर निकाल लोगे भैया। आर आ रहा है 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको 1 लाख किलो वजन उठाना है, 1 लाख, तो उस वक्त स्टील वायर की जो डायामीटर है वो 6.4 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए, या रेडियस 3.2 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। समझ गए? अगर आपको 1 लाख किलोग्राम यानी 10 लाख न्यूटन वजन उठाना है। समझ गया? तो इतना मोटा वायर, मतलब इतना मोटा वायर, इतना मोटा वायर हो गया। 6.4 सेंटीमीटर क्या हुआ? इतना ही तो हो गया। इतना मोटा वायर होना चाहिए। ठीक है भैया, उसका तो ये समझ गया भैया? तो इससे सेफ्टी फैक्टर समझ में आ गया। सेफ्टी फैक्टर जितना ज्यादा रहेगा उतना टाइम्स वजन आप उठा पाओगे। समझ गया? तो अ सिंगल वायर ऑफ दिस मच रेडियस वुड बी रिजिड रोड। एक रिजिड रोड होगी, और आपको बता दूं भैया रिजिड रोड थोड़ी ना रिस्की होती है, बैंक पे आती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इतना मोटा वायर बनाने के लिए, अब रॉड जो होती है मुड़ थोड़ी नहीं जाएगी। रॉड मुड़ जाती है? अगर 6.4 सेंटीमीटर मोटा थिक वायर लूं तो रॉड ही बन गया ना। उसको आप हमें क्या करना है? क्रेन में लपेटना है उसको। अब क्रेन में लिपटेगी क्या रॉड? तो इसलिए हम पतली पतली वायर, स्टील की वायर लेकर के उसको पिरो पिरो करके बनाते हैं, ताकि वो क्या हो? फ्लैक्सीबल हो। क्या हो? और वो मुड़ जाए, ऐसा चक्री में लिपट जाए। ठीक है, वही लिखा हुआ है, अ सिंगल वायर ऑफ दिस मच रेडियस वुड बी रिजिड रॉड फॉर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर द इम्पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम पतली पतली थिन वायर्स का इस्तेमाल करके इतनी मोटी वायर बना देते हैं। ठीक है भैया। और आपको बता दूं पतली पतली सिंगल वायर मिला करके ज्यादा मजबूत बन जाता है। ठीक है भैया। तो उसकी सब चीज क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ गए? इतना कर लिया। कल की क्लास की आखिरी क्लास होगी, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। भाई अपने यार दोस्तों को